Hello, student, and welcome to the very first lecture for the Advanced Mathematics for ITJ। और क्योंकि पहला लेक्चर है इस सीरीज का, इससे पहले हमने काफ़ी वीडियोस क्लास 9 और 10 के रिलेटिव मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं हमारे चैनल पर। लेकिन क्योंकि क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बच्चे IIT JEE एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, JEE एडवांस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसके रिलेटेड मैंने ये कोशिश करी है कि JEE के अंदर आने वाली जो मैथ्स है उसमें आने वाले जो चैप्टर्स या आप सिलेबस कह लें, जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, उसको मैं धीरे धीरे करके अपलोड करना स्टार्ट करूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दो टारगेट है, यानी ये जो IIT JEE की मैथमेटिक्स है, एक NCERT लेवल की मैथमेटिक्स होती है जो आप क्लास 11th और 12th के NCERT में देखोगे, और एक JEE लेवल की जो मैथमेटिक्स होती है जिसको आप जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। तो वी आर गोइंग टू कवर बोथ। ऐसा इसलिए क्योंकि NCERT बेस कंसेप्ट है, बिल्कुल स्टार्टिंग का जो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स होती है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और इसको ले जाते हम फिर एडवांस, पहले तो JEE मेंस लेवल में। मेंस लेवल क्या होता है, वो थोड़ा सा आप इजी कह सकते हैं एडवांस लेवल में, और देन वी विल टच द एडवांस कंसेप्ट ऑल्सो। एडवांस कंसेप्ट को भी हम आगे देखेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कई क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सर मेंस के लेवल क्या होता है, एडवांस लेवल क्या होता है, NCERT लेवल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, और आपको बता दूंगा कि आपको किस लेवल पे कहाँ पे जाके तैयारी को स्टॉप करना होता है या कंटिन्यू करना होता है। गेटिंग इट? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चीज़ समझ लीजिए। फिलहाल तो हम, आप अगर एक बंदा IIT JEE की तैयारी स्टार्ट करता है और उसको चाहिए कि उसको मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सिलेबस को कवर करना है, तो बिल्कुल वेरी बिगिनिंग से मैं स्टार्ट करूँ। यानी वो जस्ट क्लास 10 पास आउट हुआ है और क्लास 11th में एडमिशन लिया है उसने, और वो उसको चाह रहा है कि मैं IIT JEE की तैयारी करूँ। तो टिल क्लास 10 वो मेरे यूट्यूब पे जो वीडियो लेक्चर्स देखे हैं उसमें से कोई टॉपिक उसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। लेकिन क्लास 10th के बाद क्लास 11th में जैसे वो पहुंचता है, तो वो पहला लेक्चर है जहाँ से वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली मैं पूरा एक, आप समझ सकते हैं कि फ्लो चार्ट बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान में रखना है कि बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी जस्ट, सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सेट है। सेट के बाद हम इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। इनइक्वालिटीज पूरा डिटेल में देखेंगे, पूरा डिटेल। इनइक्वालिटीज में हम देख लेंगे एक बार बेसिक इनइक्वालिटीज, तो लीनियर इनइक्वालिटीज या अलगोरिथम इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व है। देन वी विल कवर द मॉडुलस इनइक्वालिटीज। उसके बाद हम मॉडुलस के बाद हम लॉगरिथम इनइक्वालिटीज, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज। आर यू गेटिंग इट? एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। और फिर जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा हम उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th वाला, JEE वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स आ जाती हैं। और फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखिए, इसके आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन फिलहाल हम ये 4 चैप्टर का टारगेट रखेंगे। अगर कोई बंदा पहली बार ये चैप्टर या पहली बार ये सीरीज देखना स्टार्ट करता है, तो उसको दिमाग में रहना चाहिए कि ये सीक्वेंस हम फॉलो करें। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हम लेक्चर्स को देखेंगे। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि पहले क्वाड्रेटिक देख ले, यानी ऐसा आप नहीं कर सकते कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लो, पहले इनइक्वालिटी देख लो। नहीं, ये सीक्वेंस है, क्योंकि एवरी चैप्टर इज इंटरलिंक्ड विद वन अनदर। जब तक आपको सेट नहीं आएगा आपको इनइक्वालिटी आ ही नहीं सकती। जब तक आपको इनइक्वालिटी नहीं आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। बात समझ लो आप? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और इस अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन को रखना है, इसी सीक्वेंस पे रखना है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपना पहला चैप्टर सेट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सेट के बारे में, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें जो ये वाला जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हम फॉर टाइम बिंग के लिए स्किप करते हैं। जब इसका वक्त आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। फिलहाल हम सेट पढ़ेंगे, और सेट के बाद जैसे मैंने आपको एक स्केलेटन, एक फ्लो चार्ट दे रखा है कि हम पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इनइक्वालिटीज, देन क्वाड्रेटिक, एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जितना जरूरत होगा रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल क्लास 12 के अंदर। क्लास 12 में बहुत डिटेल में ये चैप्टर है। तो वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब हम क्लास 12 के लिए तैयारी करें या क्लास 12 का सिलेबस को टच करने जा रहे होंगे, तब हम इसको वापस से एक बार पढ़ेंगे। हाउ इट इज गोइंग टू लिंक विद सेट, उसका एक कारण है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि रिलेशन एंड फंक्शन का सेट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है? तो फिलहाल हम सेट स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है। इट इज गोइंग टू बी यूज एट टूल फॉर ऑल द अदर चैप्टर। मतलब बेसिकली ये कोई मैथमेटिक्स का कोई पार्ट नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है।
मतलब एक तरह से टूल की तरह काम करेगा। टूल यानी जैसे कि एडिशन एक टूल है, सब्ट्रैक्शन एक टूल है, मल्टीप्लिकेशन एक टूल है, डिवीजन एक टूल है। यानी अगर कोई ये कहे कि सर मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बिना भी क्या मैथ्स पढ़ सकता हूँ, तो मेरा आंसर होगा नो। बात समझ रहे? सिमिलरली पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेट है वो भी एक तरह का टूल है, जिसको हम मैथमेटिक्स में यूज करने वाले हैं आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं सब जगह। यानी ये चैप्टर सब जगह काम आने वाला है, एक तरह का टूल है। अभी पढ़ रहे हो आप, आपको लग सकता है थोड़ा डिफिकल्ट थोड़ा इजी, लेकिन जैसे आप इसको आगे पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो बहुत ऑब्वियस चैप्टर था, बहुत ऑब्वियस चैप्टर था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सपोज करो आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो व्हाट यू कैन डू, आप एक बार पॉज करके वापस से रिवाइंड कर सकते हो, मेरी स्पीड को स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, यूट्यूब ये ऑप्शन देता है आपको। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन कमेंट इट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। आप उस मोमेंट को टाइम लाइन को नोट करके आप कमेंट कर दी कि सर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे या इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली। तो सेट स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी डाउट्स हो, किसी तरह का कोई चीज़ हो, मैं कोशिश ये करूंगा कि जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था और मेरे दिमाग में जो सवाल आए थे उसको क्लियर करते हुए चलो। फिर भी ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन मोड है, हम बहुत सारे क्वेश्चन को क्रॉस आंसरिंग में जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएगा, क्योंकि मैं कोशिश ऐसा करूंगा कि बिल्कुल डीप डिग करके ही पढ़ाऊं, लेकिन फिर भी आ जाता है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इट एंड आस्क इट। ओके, थैंक यू। तो लेट अस स्टार्ट विद सेट। देखिए सेट सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए, सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। हम कहते हैं ना कि मैथ्स का सेट ले आओ, है ना, हम ऐसे कहते हैं कि मैथ्स का सेट में हमारे पास 4 किताबें हैं, या फिजिक्स के सेट में, या केमिस्ट्री का सेट। सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन, कलेक्शन करना। जैसे मैंने बोला कलेक्शन ऑफ वॉइस, मैंने बोला कलेक्शन ऑफ वॉइस, तो वॉइस में क्या क्या आ जाते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। हमने कलेक्शन को सेट में ये कलेक्ट कर लिया। अब इसमें एक चीज और क्या करनी होती है, इसमें एक चीज ये करनी होती है कि इस सेट को, यानी जो भी एलिमेंट्स है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कहलाता है। अब ब्रैकेट हम 3 तरह के पढ़ेंगे। ये कर्ली ब्रैकेट नजर आ रहा है, एक ब्रैकेट ये होता है, एक ब्रैकेट ओपन कहलाता है और एक क्लोज कहलाता है। ये 3 तरह के ब्रैकेट पढ़ेंगे। फिलहाल आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज किया। व्हाई आई हैव यूज्ड कर्ली ब्रैकेट्स वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए समझ लीजिए, जब भी हम सेट को लिखेंगे, सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे या सेट के ऑब्जेक्ट्स को लिखेंगे, ये जो चीजें कहलाती हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एलिमेंट्स कैसे सेपरेट किए हुए हैं? एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। कॉमा साइन दिख रहा है ना, ये कॉमा। तो एलिमेंट्स को जब भी हम लिखते हैं वो ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ब्रैकेट्स हम तीनों तरह के यूज कर सकते हैं, लेकिन हर तरह का ब्रैकेट का यूज करने का एक स्पेशल पर्पस है। तो कर्ली ब्रैकेट कब यूज करेंगे, ये वाला ब्रैकेट कब यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज करेंगे, वो मैं आपको बात करूंगा। फिलहाल तो ये समझना है कि ब्रैकेट्स तो यूज करेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए, फॉर अ टाइम भी ये समझ लीजिए कि जब भी हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लिखने की बात करते हैं जो सेपरेटेड होते हैं, यानी ए अपने आप में एक इंडिविजुअल एलिमेंट है जो ई से इंडिपेंडेंट है, ए और ई में कोई रिलेशन नहीं। बात समझ रहे हैं ना? ए एक अल्फाबेट इंग्लिश का एक इंडिपेंडेंट लेटर है, ई एक इंग्लिश का अल्फाबेट इंडिपेंडेंट लेटर है। तो सेपरेटेड डिस्क्रीट एलिमेंट को लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, डिस्क्रीट एलिमेंट। आप बोलोगे सर दुनिया में सारे एलिमेंट डिस्क्रीट ही होते हैं? नहीं, दुनिया में सारे एलिमेंट डिस्क्रीट नहीं होते। यानी अगर आप नोटिस करो कि अगर मैं बोलता हूँ कि 1 से लेकर 2 तक के जितने भी नंबर्स हैं उसको लिखो, तो इंटरवल के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। इंटरवल 1 से लेके 2 तक में कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर होते हैं, 1.1, 1.001, 1.123। आर यू गेटिंग इट? तो जब भी इंटरवल आता है तो हम कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर, सॉरी, ओपन ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। इसका नाम वैसे एक और भी होता है, पेरेंथेसिस बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको ब्रेसिस कहा जाता है। ब्रैकेट का नाम भी होता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रैकेट को ब्रेसिस कहते हैं, इसको पेरेंथेसिस कहते हैं, पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस। वैसे जरूरी नहीं है इसका नाम याद करने के लिए। फिलहाल के लिए अभी इंटरवल को हम नहीं पढ़ना चाह रहे, हम सिर्फ डिस्क्रीट एलिमेंट को देखना चाह रहे हैं। यानी अगर मैंने एलिमेंट्स 1 और 2 को कर्ली ब्रैकेट में लिखा होता तो ये डिस्क्रीट एलिमेंट है, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, एक 1 है और एक 2 है। लेकिन इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही है? एक तो सेट की डेफिनेशन ये हुई कि हमने ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कैसे किया? कॉमा से सेपरेट करके।
जब हमने ऑब्जेक्ट कलेक्ट करके लिख दिया ब्रैकेट में तो ये सेट कहलाता है। और जनरली सेट को कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं। जैसे हमने बोला कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ए ई आई ओ यू सेट ए है। सेट ए क्या है? कलेक्शन ऑफ बॉयज का एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो बस इतना हम करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सेट क्या कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो सेपरेट हो यानी डिफरेंट हो, जिसमें डिफरेंस पॉसिबल हो। जैसे ए और ई ये डिस्टिंग्विश एलिमेंट है, सिमिलर टाइम टेप नहीं है। यानी अगर सिर्फ आपको वन वन ऐसे नहीं लिख सकते, अगर आपके पास सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं जो दोनों ही इक्वल है तो उसको एक ही बार लिखो। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जैसे कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन, तो कलेक्शन ऑफ गुड बैट्समैन वेल डिफाइंड नहीं होता। गुड बैट्समैन की डेफिनेशन रिलेटिव होती है, हो सकता है किसी पर्सन को कोई अच्छा लगता हो, किसी पर्सन को कोई अच्छा लगता है। बात समझ लो ना। अगर मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ बैट्समैन ऑफ एज 30 तो ये वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि 30 एज का जो बैट्समैन होगा वो वेल डिफाइंड ही होगा। वो मतलब वो नहीं कह सकते कि किसी के रेस्पेक्ट में 30 एज नहीं है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, वो तो एज डिफाइंड ही होती है। बात समझ रहे हैं आप? तो इसी तरह जो हमने बोला कि जैसे कि लेटर सपोज यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट नजर आ रहा है। कर्ली ब्रैकेट क्यों नजर आ रहा है? ऑल द एलिमेंट्स इन रिटन इन द ब्रैकेट एंड शुड बी रिटन ओनली वंस। ये बता चुका हूँ, कर्ली ब्रैकेट सिर्फ डिस्क्रीट एलिमेंट को लिखने के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी इन द अबव सेट ए 1 2 एंड 3 आर द एलिमेंट्स। बात समझ रहे हैं? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है जिसको कहते हैं सिंबल बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का सिंबल, यानी कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको लिखने के लिए तरीका होता है। जैसे मैंने बोला सेट वन एलिमेंट, यानी ये वाला वन सेट ए को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। टू बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। थ्री बिलोंग कर रहा है, तो इसको लिखने का तरीका होता है। यानी किसी ने बोला कि सपोज करो आपके पास 20 एलिमेंट, 20 नंबर 20 सेट ए को बिलोंग कर रहा है, नहीं, इसको बोलेंगे सर 20 सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। एज सिंपल एज 20 सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा। बिल्कुल सिंपल सी बात होगी, है ना। तो एक बिलोंग्स टू का सिंबल होता है और एक नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। इतनी डेफिनेशन क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा। अभी अगर मान लो कोई चीज क्लियरिटी नहीं है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो जब हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे तो वो होपफुली धीरे धीरे वो कंसेप्ट क्लियरिटी अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब सेट को लिखा कैसे जाता है? लिखने का मतलब होता है कि किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा तरीका होता है दैट इज कॉल्ड सेट रोस्टर फॉर्म। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको क्या मतलब होता है। देखो बिल्डर फॉर्म में जैसा इसका नाम वैसा काम। बिल्डर फॉर्म में हम सेट को डिफाइन कर रहे होते हैं, वी आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ सेट। ठीक है, राइट द डेफिनेशन। और रोस्टर फॉर्म में हम जो डिफाइन किया है ना उसको एनलिस्ट कर देंगे, एलिमेंट को एनलिस्ट द एलिमेंट। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। आपको मैं समझा देता हूँ उसको एग्जाम्पल से। सपोज करो, पहले तो ये समझ लेना, एक और चीज का सिंबल याद रखना। एक तो बिलोंग्स टू का सिंबल देखा था और एक सेमी कॉलन। इसका मतलब होता है सच टैग। इसका क्या मतलब होता है? सच टैग। सेमी कॉलन बोलते हैं ना इसको इंग्लिश में, सेमी कॉलन ऐसे डॉट डॉट दो डॉट ना है। इसका मतलब क्या होता है? सच टैग। ठीक है ना। तो सच टैग को याद में रखना है। तो सबसे पहले सपोज करो कि मैंने एक डेफिनेशन लिखी। लेट अस सपोज एक सेट ए है, उसको ब्रैकेट लगाया, उसमें एक एलिमेंट एक्स है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, एक्स एक वेरिएबल एलिमेंट है, हमें नहीं पता कि क्या एलिमेंट आने वाला है, हम तो उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। यानी सेट ए के जो भी एलिमेंट है, वी आर गोइंग टू डिफाइन द सेट ए एलिमेंट। हम तो उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमने बोला कि एक एक्स एक वेरिएबल एलिमेंट है, सच दैट एक्स एक एलिमेंट वेरिएबल है सच दैट कि एक्स एक वॉइल है, एक्स इज ए वॉइल। एक्स इज ए वॉइल का मतलब क्या हो गया कि मतलब एक सेट ए है, उसके अंदर एक एलिमेंट एक्स है, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं सच दैट एक्स इज ए वॉइल। अब ये बिल्डर फॉर्म हो गया, इसको हमने डिफाइन कर दिया। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? इसी को एनलिस्ट कर दो। सेट ए में क्या कौन सा एलिमेंट आ जाए? एक्स वॉइल है, तो वॉइल कौन कौन सा होता है? ए ई आई ओ। ये क्या किया हमने? इसको एनलिस्ट कर दिया, यानी बता दिया कि कौन कौन से एलिमेंट है। एक तो हमने किया कि भाई यहाँ पे डिफाइन किया कि व्हाट आर द एलिमेंट्स, और एक हमने बता ही दिया कि ये एलिमेंट्स है। एज सिंपल, बस समझ रहे ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे कहलाता है? एक तो रोस्टर फॉर्म कहलाता है। रोस्टर फॉर्म में हम क्या बता देते हैं? एग्जैक्टली बता देते हैं कि कौन से वो एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5, ये हमने बता दिया कि एलिमेंट है, लिस्ट कर दिया। और एक बिल्डर फॉर्म होता है, इसी की डेफिनेशन लिख देंगे। हम डेफिनेशन किस फॉर्म में लिखेंगे? देखो ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें? डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है कि एक्स एक एलिमेंट है, एक्स एक एलिमेंट है, एक सेट है, उसमें एक्स एक एलिमेंट ऐसा है, सच डेट का सिंबल आया, सच डेट
कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। n का मतलब नेचुरल नंबर होता है। n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और लेस देन और इक्वल्स टू 5 है। अब आपको पता है नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे चलते चलेगा। इनफिनाइट एलिमेंट आएंगे सेट में। तो x एक एलिमेंट है सच दैट x एक नेचुरल नंबर भी है और साथ साथ x की वैल्यू 5 से कम है। 5 या 5 से कम है, 5 या 5 से कम है। तो उसका मतलब अगर इसको हम एनलिस्ट करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, तो नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर जो 5 से कम है या 5 है, यानी हमें एनलिस्ट करना है तो हमें बताना है कि वो नेचुरल नंबर जो 5 या 5 से कम है। तो 5 से कम कौन कौन से नेचुरल नंबर है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया और ये बिल्डर फॉर्म हो गया। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कुछ ये समझ लीजिए कि कुछ डिफाइंड सेट हम डिफाइन भी करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4 5, इसका वो हम n से ही बोलते हैं। इसके अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे? इनफिनाइट। होल नंबर का सेट को हम w से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? w, w कैपिटल W। 0 1 2 3 4 5 होल नंबर तो पता है क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होने वाले। इसी तरह इंटीजर के सेट को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं या i से भी बोला जाता है। कई कई बुक में आप i भी मानोगे इंटीजर के सेट को। तो इसमें तो क्या आ जाएंगे? इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे इनफिनाइट नंबर, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना? इसी तरह फिर अब आता है इसके बाद रैशनल नंबर का सेट। रैशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्योंकि रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन होती है, रैशनल नंबर तो सारे ही होते हैं, नेचुरल भी होता है, होल भी होता है, इंटीजर भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है। तो क्लास 10th में आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या मिली थी? तो इसको हम बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? बिल्डर फॉर्म में। इसको हम बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। तो हम बोलेंगे इसमें एक एलिमेंट x है सच दैट x इज इक्वल्स टू p अपॉन q। ठीक है, p और q इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं और q जीरो नहीं है। देखो कितनी बड़ी डेफिनेशन आ गई। मतलब बिल्डर फॉर्म में लिख लिया ना हमने। हमने बोला कि p बाई क्यू का फॉर्मेट ही रैशनल नंबर होता है, यानी x एक एलिमेंट है सच दैट कि x इज इक्वल्स टू p अपॉन q, यानी p और q एक इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं और q जीरो नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो जैसे कि 2 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, 2/1 का फॉर्मेट है। ये आप क्लास 10th में जाके रियल नंबर का चैप्टर पढ़ना, मेरी रिकॉर्डिंग उसमें अवेलेबल है। तो मैंने वहाँ पे रैशनल नंबर को बहुत डिटेल में डिफाइन किया। इसी तरह इरेशनल नंबर को हम q डैश या q कॉम्प्लीमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये q c क्या होता है ये बाद में अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो इसमें क्या हो जाएगा? x इस एलिमेंट है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? वो p बाई q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। बस इतना सा लिखना है, p q इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं और q जीरो नहीं। तो ये जो p और q जो इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं, ये q इसमें जीरो, q जीरो के बराबर नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात। और लास्ट हम बोलते हैं कि रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर -∞ से +∞ तक सब एलिमेंट्स को कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट कौन सा यूज किया? ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो -∞ से +∞ तक हम सारे एलिमेंट को क्या कहते हैं? रियल नंबर। इसमें सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर के सेट होते हैं, नेचुरल नंबर के सेट। तो आई थिंक इतना हम कर चुके हैं। रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म बहुत सिंपल से हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे देखिए ये मैंने बता चुका हूँ कि ये वेरिएबल एलिमेंट है। जब भी हम बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो ये वेरिएबल है, ये सचडेट का सिंबल है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है और ये कंडीशन लगाई है, कंडीशन ऑन वेरिएबल। जो भी कंडीशन हम बोलते हैं वो कंडीशन हमने वेरिएबल पे लगाई है। ठीक है, गुड। जैसे ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर। बहुत सिंपल है। 1 3 5 7 9 दिख ही रहा है आपको, क्या है? ऑड नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 1 3 5 7 9। तो आप इस देखो अलग अलग तरह से बच्चे इसको आंसर में कर सकते हैं। आप बोल सकते हो कि x इज सच दैट कि x इज ए ऑड नंबर, x इज ए ऑड नंबर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना? x इज सच दैट कि x इज ए ऑड नंबर और x ऑड नंबर है। और साथ साथ ये लिख सकते हो कि जो ऑड नंबर है वो, आप ये लिख सकते हो, इंटरवल दे सकते हो, x ऑड नंबर है और ऑड नंबर भी कहाँ से है? ऑड नंबर भी आपका ये है, ऑड नंबर 1 से लेकर 10 के बीच। कहाँ का? 1 से लेकर 10 के बीच, सॉरी 1 से लेकर 10 के बीच का ऑड नंबर है। ठीक है ना? तो इसमें 1 और 10 को इंक्लूड कर दो। तो x इज ए ऑड नंबर विच इज फ्रॉम 1 to 10। ये भी एक तरीका हो सकता है। और क्या तरीका हो सकता है? और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसमें आप ये कह सकते हो, चलो अभी थोड़ा दूसरा तरीका बाद में देखेंगे।
तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अलग अलग तरीके से इसमें आप लिख सकते हो। मैंने लिखा एक्स इज ऑड नंबर और 1 से लेके 10 के बीच का ऑड नंबर, तो 1 से लेके 10 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर आते हैं? 1 3 5 7 9। सेट बी हम मान के लेते हैं, ये जो ये वाला सेट 2, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? हम इसमें लिख सकते हैं कि एलिमेंट एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, एंड हम बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 3 से और 1 से बड़ी है। यहाँ पे देखो मैंने इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया, हमने बोला 1 और 3 के बीच का नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है, और एक्स की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है। तो एक्स नेचुरल नंबर भी है और एक्स की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई भी कर रही है। 1 से 3 के बीच में तो इन्फिनाइट नंबर लाई करते हैं, 1.1 1.2 1.001 2.999, लेकिन 1 से 3 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा लाई करता है? 2 करता है। तो लिखने के डेफिनेशन के कई तरीके होते हैं। देखो आंसर क्या लिखा हुआ है? एक्स बिलोंग्स टू एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 9, ये भी एक तरीका हो गया लिखने का। एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर, ये भी एक तरीका हो गया भाई। इवन प्राइम नंबर भाई, अब देखो मैंने क्या लिखा था? मैंने बोला था एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इन बिटवीन 1 to 3, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगर आप इसको कोई बच्चा बोलता है सर मैं सेट को ऐसे लिखूंगा एक्स इज सच दैट कि एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन होता है और दैट इज 2, तो ऐसा कोई भी लिख सकता है क्या? ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये भी करेक्ट ही रहेगा आंसर। ठीक है ना? तो कभी भी अगर क्वेश्चन आते हैं कि बिल्डर फॉर्म में लिखो रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो अपन लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक सेट चलाता है नल सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते, इसको फाइव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइव। नल सेट का मतलब होता है खाली सेट, कोई भी एलिमेंट। और एक सेट होता है जिसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट, इसका मतलब होता है इसमें सिंगल एलिमेंट है, एक एलिमेंट। जैसे ये जो हमने सेट लिखा था ना थोड़ी देर पहले, ये सेट 2, ये इवन प्राइम नंबर वाला, ये एग्जांपल हो सकता है सिंगलटन सेट का, सिंगलटन सेट का। ठीक है ना? और फाइव का एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक एलिमेंट लिखता हूँ, एक्स इज सच दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू ए रियल नंबर या नेचुरल नंबर, जो भी आप बोलना चाहो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 हो सकता है क्या? यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये तो अनडिफाइंड आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी -1 नहीं आ सकती। तो अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसमें क्या लिखोगे? कोई भी एलिमेंट नहीं, नल एलिमेंट, जीरो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई होगा। बात समझ लो ना? तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ? जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे इस तरह के एग्जांपल को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो एम्प्टी सेट, a set which has no element is called null set or empty set. null set is generally represented by this bracket open, यानी इसमें सेट बनाया, सेट का ब्रैकेट बनाया और इसमें कोई भी एलिमेंट डाले और इसको रीड किया जाता है फाई, PHI, फाई से रीड किया जाता है। ठीक है ना? तो एग्जांपल्स देखो, ये बिल्डर फॉर्म में कहता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर whose स्क्वायर इज -1, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर whose स्क्वायर इज 2, ऐसा कोई रैशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्मेट का, उसको स्क्वायर करने पे 2 आ जाए। भाई √2 तो रैशनल नंबर है, √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। लेकिन क्या कोई रैशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा क्या? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं। तो ऐसा कोई रैशनल नंबर पॉसिबल नहीं, तो यानी ये भी क्या है? एम्प्टी सेट है, नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आया। ठीक है? अगर जैसे कभी कभी लग रहा है ना कि कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है, पॉज करिए, वापस से रिवाइंड करिए, पॉज करके लिखिए। मैं यही आपको गाइड करूंगा कि जो जो मैं लिखवा रहा हूँ इसके आप नोट्स बनाते चले जाए, क्योंकि वी हैव ए वेरी लॉन्ग प्रिपरेशन, 2 साल की प्रिपरेशन है। तो सबसे बेटर यही रहेगा कि हम जो जो पढ़ रहे हैं, जो जो चीज़ें हम लिखते जा रहे हैं उसके हम नोट्स बना रहे हैं, है ना? जो जो भी हम लिखते जा रहे हैं, जैसे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में करते हैं वैसे ही। ठीक है? ठीक, सिंगलटन सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। अब आ जाते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्डिनलिटी ऑफ ए नंबर। अच्छा, कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आप ये सोच सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हो। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब जैसे कि लेटर सपोज मैंने एक सेट लिखा ए, उसमें मैंने बोला 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 3। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3 है। यानी आप काउंट करोगे तो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट। इसको लिखने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉल एन इन सेट ए ब्रैकेट में इज इक्वल टू 3, ये कहलाता है कार्डिनल नंबर। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैंने बोला एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट है लेट अस सपोज A B C या D ले लेते हैं, तो यानी बी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि बी सेट में कितने एलिमेंट्स है? 4। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सिंपल है। कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, और इसी बेसिस पे अगर आप कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट डिफाइन करते हो तो वो 0 आ जाता है।
यानी कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट वो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि नल सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता। और उस बेसिस पे बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो, जैसे ये फाइनाइट सेट के एग्जांपल है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 4 है। इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं इसमें। बात समझ रहे हैं? तो ये चीजें ध्यान दिमाग में रखनी है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सारे सेट आ जाते हैं। यानी यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, यानी सेट अंडर कंसिडरेशन के सारे सेट आ जाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें 2 सेट है 1 2 3, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 5। तो ये सेट अंडर कंसिडरेशन है। ये कौन से सेट है? सेट अंडर कंसिडरेशन। यानी इन सेट पे हम अभी काम कर रहे हैं, ये सेट पे हम अभी क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसके बेसिस में यूनिवर्सल सेट आपको खुद डिफाइन करना होता है। वो सेट होगा जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हो। जैसे 1 2 3 4 5 ये तो हो, अपनी मर्जी से आप कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी डाल सकते हो। यानी यू जो सेट है, यू सेट के अंदर 1 2 3 और बी 2 4 5 ये सारे एलिमेंट हैं बिल्कुल। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट रिलेटिव होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात समझ रहे हैं ना। जैसे कि अगर आपके सेट आपने एलिमेंट्स लिया है ए बी, एक सेट में लिया है, और एक सेट में लिया है आपने -1 2, तो इसके रेस्पेक्ट में आप यूनिवर्सल सेट खुद डिफाइन कर सकते हो। आप बोल सकते हो मेरा सेट होगा 0 ए बी -1 2 3 और लेटर सपोज सी बी। तो ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट हो गया ए और बी के रिलेटेड। यूनिवर्सल सेट आप क्या करते हो? खुद डिफाइन करते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। यानी कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सेट, इसको हम कैसे लिखते हैं ये मैंने लिख दिया। इसको आप लिखना चाहो तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद क्या है? फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो, इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो। जैसे देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्स इज सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक। 100 तक हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। और x इज बिलोंग्स टू इंटीजर, या i का मतलब क्या होता है? इंटीजर, और x इज ग्रेटर देन 2, तो इसमें इन्फिनाइट आ गए। 3 4 5 6 7 8 9 तक ऐसे चलते चलो तो इन्फिनाइट है। और सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल एलिमेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यानी सारे सेट को कंटेन करने वाला। तो बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ सेट में, फिर इक्वल सेट आ जाते हैं। इक्वल सेट का मतलब होता है जो जिसके अंदर एलिमेंट बिल्कुल बराबर हो। जैसे कि मैंने बोला ए ई, एक या आप एक और एलिमेंट लिख लीजिए ए ई आई, और एक एलिमेंट मैंने एक सेट मैंने बोला ई ए आई। तो ये दोनों क्या इक्वल सेट है? क्योंकि दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स ही बराबर है। इक्वलेंट सेट का मतलब होता है कि कार्डिनल नंबर बराबर होगा, कार्डिनल नंबर बराबर होगा। जैसे मैंने बोला कि सेट ए है, उसमें मैंने बोला एलिमेंट 1 2 3 है, और सेट बी है उसमें मैंने बोला एलिमेंट ए बी सी है। तो ये इक्वल सेट तो नहीं है, लेकिन इक्वलेंट सेट है क्योंकि उनका कार्डिनल नंबर बराबर होता है। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड सबसेट। सबसेट क्या होता है? इसका एक सिंबल होता है, इसको ऐसे बोला जाता है, ये सबसेट का सिंबल होता है। तो जैसे बिलोंग्स टू का सिंबल था, जैसे सब्सेट का सिंबल था, ठीक है ना, ऐसे ही सबसेट का सिंबल होता है। ये सबसेट का सिंबल होता है। सब सेट यानी एक सेट ए है वो बी का सबसेट है। इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे। ए के सारे एलिमेंट्स बी में, सेट बी में होंगे। यानी इसका ये मतलब है लेमन लैंग्वेज। मैथमेटिकल क्या मतलब होता है वो समझाता हूँ, लेकिन अगर आपको लेमन लैंग्वेज में समझना है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ होने चाहिए? बी में होने चाहिए। जैसे मैंने सेट ए को लिखा 1 2, और सेट बी को लिखा मैंने 1 2 3 4। तो क्या ए बी का सबसेट है? बिल्कुल है। ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। ए के 2 एलिमेंट है 1 और 2, वो बी में है क्या? 1 और 2 बिल्कुल है। तो इसका मतलब ए सी बी का सबसेट हो गया। तो ए बी का सबसेट है। ये चीज आपको समझ में आ रही है? आई होप सो क्लियर होगी। ठीक है ना। यानी जैसे मैंने बोला कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, यानी दोनों साथ में बोल दिया। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो ए और बी अगर एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों इक्वल ही होगा।
मेरी बात समझ रहे हो? यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, तो ये दोनों सेट क्या होगा? इक्वल सेट होगा। अब इसी को देखो मैथमेटिकली समझो कि अगर ए बी का सबसेट है तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि अगर सपोज करो x एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, x एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, देन इट इम्प्लाइज, यानी ये इम्प्लाई करेगा कि x b को भी बिलोंग करे, x b को भी बिलोंग करे। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि अगर x b को बिलोंग करता है, इट डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई, डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई कि x a को भी बिलोंग करे, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी ए बी का सबसेट है, आप एग्जांपल लेके ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। ए बी का सबसेट है, लेट अस सपोज ए में एलिमेंट है 1,2, है ना, और बी में एलिमेंट है 2,1,3। तो ए के सारे एलिमेंट यानी एक्स ए को बिलोंग करता है, लेट अस सपोज 1 ए को बिलोंग कर रहा है तो 1 बी को भी करेगा। जैसे एक्स की मान लो वैल्यू 2 है तो 2 ए को बिलोंग कर रहा है तो 2 बी को भी करेगा। मान लो एक्स की वैल्यू 3 है तो क्या 3 ए को कर रहा है? 3 ए को नहीं कर रहा है तो 3 बी को भी नहीं करेगा डेफिनेट। लेकिन क्या 3 बी को कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, पर इट डज नॉट नेसेसरी इंप्लाई कि वो एक्स को भी बिलोंग करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी अगर 3 बी को कर रहा है तो वो जरूरी नहीं कि ए को भी बिलोंग करे, क्योंकि ए बी का सबसेट। हाँ, अगर बी ए का सबसेट हो जाता तो ये इक्वली सेट ही हो जाते, वो अलग बात हो जाती। ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में। ठीक है ना? तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको देख लेते हैं। यानी आप ये देखिए, सबसे पहली बात हमें क्या पढ़ी? हमने ये पढ़ी कि इक्वल सेट क्या होता है, इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जिसमें कार्डिनल नंबर क्या हो जाए, कार्डिनल नंबर सेम हो जाए, इक्विवेलेंट सेट उसको कहते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन भी हमने देख ली। सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज आल्सो, अच्छा, जिस का सबसेट है, जैसे ए सबसेट है बी का तो बी को सुपर सेट भी कहते हैं, बस ये ध्यान रखें। बी को हम क्या कहते हैं? सुपर सेट। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं नॉलेज चेक करने के लिए। एक्स इज सच दैट कि एक्स वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू नल सेट। बिल्कुल ये नल सेट होगा, बिल्कुल, क्योंकि जीरो एलिमेंट्स आएंगे। एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो हो जाए, ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगी। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसका डी नेगेटिव आ रहा है। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जिसका डी नेगेटिव आ जाए, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का डी नेगेटिव आता है तो फिर क्या होता है? अनसॉल्वेबल, नो रियल रूट्स। उसके आप क्या बोलोगे? एक्स बिलोंग्स टू फाइव, बिल्कुल नो सेट। क्या सेट जीरो इज ए नल सेट? नो, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये सिंगलटन सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट तो है, एक एलिमेंट तो है। ठीक है ना? x is such that कि x is smallest natural number is a singleton set. x is such that कि ये smallest natural number, तो smallest natural number क्या होता है? वन ही होता है। यानी इस सेट को आप कैसे लिखते हैं? वन। तो ये सिंगलटन सेट है, बिल्कुल है, ये ट्रू है। ये क्या होता है? फॉल्स था। ये क्या था? ट्रू था। ये क्या? जीरो बिलोंग्स टू फाइव, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। जीरो बिलोंग्स टू फाइव का मतलब क्या होगा? फाइव तो एक सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना, जीरो तो खुद एक वैल्यू है, सेट के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। बात समझ रहे हैं ना? जीरो बिलोंग्स टू फाइव नहीं लिख सकते, कोई एलिमेंट फाइव को बिलोंग करता है वो अलग बात। तो ये कह रहे हैं कि एक सेट है जिसमें फाइव एलिमेंट है, जैसे सिंगलटन सेट, ये भी फॉल्स है। फाइव तो एक सेट का नाम है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। फाइव तो एक सेट का नाम है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसके अंदर तो आप मान के चलो कि इस फाइव कोई वैल्यू थोड़ी है, कोई एलिमेंट थोड़ी है, फाइव तो एक सेट है। बात समझ रहे हैं ना? इस चीज को हम लिख लेते हैं। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये आपको हमेशा यूनिवर्सल ट्रू याद रखना कि हर सेट का, यानी नल सेट एवरी सेट का सबसेट हो सकता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बिल्कुल ये बात तो सही है। हर सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, और एवरी सेट इज इटसेल्फ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट तो होगा ही होगा ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसके सारे एलिमेंट तो आएंगे। तो देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं, 1 2 3 4 चेक ट्रू और फॉल्स। वन बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ट्रू है। सेट वन बिलोंग्स टू ए, ये फॉल्स है। भाई सेट वन ये तो सेट हो गया ना, ये नया सेट हो गया, इसको बी मान लो। तो आप ये कह सकते हो कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सेट वन, यानी इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते थे, सेट वन इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू हो जाता अगर ऐसे लिखा हो। ये सिंबल तो बिलोंग्स टू का है, बिलोंग्स टू मतलब होता है कि क्या ये एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं। यानी इस चीज को अगर ये सेट ए सेट ऐसे लिखा होता, वन सेट वन 2 3 4, तब भी आप कह सकते थे
कि सेट वन इज ए सबसेट ऑफ ए, हाँ ये भी ट्रू है। वन बिलोंग्स टू सेट ए, ये भी ट्रू। ये किस वजह से ट्रू है, ये इस वजह से ट्रू है क्योंकि ये एलिमेंट है। ये किस वजह से ट्रू है, क्योंकि ये सेट। बात समझ रहे हो ना, यानी इस सेट की वजह से ट्रू है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसको आप ऐसे समझिए, आई थिंक इससे क्लियरिटी आ जाएगी। कि एक सेट है, उसमें हमने एलिमेंट लिखे 1,2,3,4,5। तो मैं बोलता हूँ वन बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। मैंने बोला सेट वन बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है क्या, ये फॉल्स है, क्योंकि वन तो एक सेट हो गया। बात समझ रहे हो ना, ये सेट हो गया, ये फॉल्स हो गया। आपने बोला सर सेट वन इज ए सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है। वन एक सेट है, वन एक सेट मतलब एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट वन है। इस सेट का नाम दे दो, आप बी नाम दे दो, वो ए का सबसेट है, हाँ, क्योंकि उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट्स ए में लाई कर रहे हैं। आपने बोला थ्री इज ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये फॉल्स है। थ्री इस सेट का पार्ट नहीं है, यानी थ्री ए सेट का पार्ट नहीं है, थ्री ए में एक सेट है उसका पार्ट है ना। यानी एक बी सेट है, नाम दे दो उसको 3,4, उस बी का पार्ट है। थ्री बिलोंग्स टू बी आप कह सकते हैं। हाँ 3,4 बिलोंग्स टू ए है, ये ट्रू है। 3, ए बिलोंग्स टू, ये ट्रू, सेट ए, ये ट्रू। क्या 3,4 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये रॉन्ग है। 3,4 सबसेट नहीं है, 3,4 तो एलिमेंट है सेट ए का। 3,4 तो क्या है, एलिमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट। 3,4 जो सेट था उसको हमने सेट के अंदर लिखा, वो सबसेट बन सकता है। यानी अगर मैंने एक ऐसे लिखा 1,3,4, ये एक सेट हो गया ना, ये सबसेट है ए का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए में लाई कर। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। सेट 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है। 5 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है। आई होप सो क्लियर हो गया हो। ठीक है ना, एक बार वापस से पॉज करके देख लेना। आई थिंक हम यहाँ तक आज कंक्लूड करते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पावर सेट तक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। थैंक यू।